मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एक बार फिर से मैं आपको पीछे से टॉपिक रिकैप करा रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हमको डेटा मिलता है उसके ऊपर गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। जब हम पहले से प्रोवाइड हो रखी इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उससे सीख लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आया आपके पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ऐसा समझ लीजिए जब इन स्टेटमेंट्स के ऊपर हम कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सिंपल सी बात है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसा समझ लीजिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है, और जब इनके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं किसी नई टेक्निक्स या मेथड के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब यही है कि हमको वहां से कुछ चिंतन करना है, मनन करना है और सीख लेनी है। मतलब हम कुछ डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे ताकि हमको मेरा फ्यूचर थोड़ा सा दिख पाए, और पीछे वाले हमने अगर हम कोई गलती की है उन गलतियों से हम सीख पाए। तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहां पर यही बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो आपको डेटा तो प्रोवाइड कर देती है कि इस साल के अंदर ये प्रॉफिट हुआ, इस साल में इतना नुकसान हुआ, इस साल में इतने एक्सपेंसेस हुए। तो आप सोच के देखिए, सिर्फ इस साल के डेटा को देखने से क्या आप आगे का डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आपको क्या करना होगा, इस साल के करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से मैच कर लो, कंपैरिजन कर लो। जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्या कर पाओगे, फ्यूचर के बारे में सोच पाओगे। आपको ये समझ में आ पाएगा हम ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं पीछे वाले साल एक्सपेंस कम हुए थे, इस वाले ईयर में एक्सपेंस ज्यादा क्यों हुए, ये पता कैसे चलेगा, जब आप कंपैरिजन करोगे। तो जब हम ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये बात यही कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको अपनी ही फॉर्म में डेटा प्रोवाइड तो कर देती हैं, पर उन डेटा को आप अच्छे से फ्यूचर के लिए डिसाइड करके या फ्यूचर के लिए आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर आपको ढंग से सोचना है, समझना है, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये है हमारा मीनिंग किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सिंपल सी बात, इस पूरे पैराग्राफ को हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास 2 इयर्स का डेटा है, 2022 और 2023। तो जब मैं 2 साल के डेटा को आपस में आमने सामने रखकर कंपैरिजन करता हूं, और इसमें यह भी देख लेता हूं कि 2022 से 2023 में मेरे पास डेटा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या कोई चेंज नहीं हुआ, या डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, या फिर इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर लेता हूं, तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का क्या मतलब है, 2 साल के डेटा को आप साथ साथ रखकर उसके ऊपर कंपैरिजन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा एनालिसिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया। कौन सा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर यही है कि जब हम 2 या 2 इयर्स से ज्यादा के डेटा को आपस में आमने सामने रखकर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब ये जो दो लाइनें मैंने लिखी, इन दोनों लाइनों को भी अगर आप चाहो तो काम में ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज है या डिक्रीज है या नो चेंज है या परसेंटेज की फॉर्म में कितना चेंज आ रहा है, तो ये सारा किस में आ गया, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आ गया। अब हम बात करें कि ये वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है। वर्टिकल एनालिसिस में आप ऐसा समझ लीजिए कि हम जो काम करते हैं वो 1 साल के डेटा पे ही काम करते हैं। 1 साल के अंदर मान लो मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर मान लो मेरे पास 5 आइटम है, पहली आइटम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। मान लो मैंने क्या किया, पांचों आइटम का टोटल कर दिया। पहली आइटम को मैंने टोटल से कंपैरिजन कराया,
दूसरी आइटम को भी मैंने टोटल से कंपैरिजन कराया, तीसरी को भी मैंने टोटल से, चौथी को भी मैंने टोटल से कंपैरिजन कराया, पांचवी को भी मैंने टोटल से कंपैरिजन कराया। तो इस वर्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या हुआ, हम एक ही साल का डेटा लेते हैं, उस साल की जो हमारी डिफरेंट आइटम होती हैं उसको ऐसा समझ लीजिए आप टोटल से मान लो कंपैरिजन करा देते हैं, तो वो हो गया हमारा वर्टिकल एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर एक सिंपल सा फर्क है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम 2 या 2 साल से डेटा को पैरेलल लिखकर चलते हैं, कंपैरिजन करते हैं और कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं। जबकि वर्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या है, एक ही साल के डेटा के ऊपर हम काम करते हैं। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, कविता हम कह सकते हैं करंट ईयर के डेटा को इंक्लूड करते हैं। अब मान लो मेरे को 2022 के डेटा पे काम करना है तो मैं 2022 का डेटा उठा लूंगा, तो अब 2021 का काम करना है तो 2021 का भी उठा लूंगा, तो वो भी हो सकता है। बट करंट ईयर को आप इंक्लूड करते हैं तो ये ठीक बोल रहे हैं आप। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों करते हैं। इसके अंदर हमको 3 टॉपिक स्टडी करने हैं। पहली बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या पर्पस है। पर्पस की बात करें, हमारा पहला पर्पस तो ये होता है कि हमें हमारी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में पता लग जाता है कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी इस साल की कितनी है, फ्यूचर की कितनी है, तो ये हम लेके चल सकते हैं। महिमा, मैंने भी यही बोला कि हम वर्टिकल एनालिसिस में 1 साल का ही डेटा लेकर चलने वाले हैं। यस, 1 साल का। बट मैं जो आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि एक बार मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं पीछे वाले टॉपिक पे फिर से लेके चल रहा हूँ। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर मैंने 2023 का डेटा लिया है तो ये यहाँ पर 2023 का ही डेटा है, 2023 के ऊपर ही काम किया, तो दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने 2022 के सिर्फ अकेले डेटा के ऊपर ही काम किया है तो यहां पर भी तो वर्टिकल एनालिसिस अप्लाई हो सकता है ना। मान लो मैं 2023 में आ चुका हूं, 2023 में आने के बावजूद भी मैंने सिर्फ 2022 के डेटा के ऊपर काम किया, तो वो तो भी वर्टिकल एनालिसिस तो वो भी हो सकता है ना। बट अगर मैं 2022 और 2023 दोनों के डेटा को इकट्ठा कर देता हूं फिर काम करता हूं, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी हो गया। तो अब हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम एनालिसिस करते हैं, नोट्स ओके ना, जब हम स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो हमें हमारी अर्निंग कैपेसिटी का पता चल जाता है कि हम कितना कमा रहे थे, कितना कमाने वाले हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारी बातें हमको पता लग जाती हैं अर्निंग कैपेसिटी के बारे में, हमारी कमाने की क्षमता। दूसरी बात हमें यह भी पता चल जाती है कि हमारी सोल्वेंसी कितनी है, मतलब हम लोगों को टाइम पे पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये सारी बातें भी हमें पता लग जाती हैं। तीसरी बात, हमें हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी हमने लायबिलिटीज देनी है, कितना मेरा बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है, मैं लंबे समय तक सरवाइव करने वाला हूं नहीं चलने वाला, मेरे पास लंबे समय के लिए पैसा है या नहीं है, तो मुझे मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में भी पता लग जाता है। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता चल जाता है कि हम दूसरी फर्मों के साथ हमारी कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं। मान लो मेरी कंपनी भी कपड़ा बनाती है, दूसरी कंपनी भी कपड़ा बनाती है, तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूं, आपस में कंपैरेटिव स्टडी कर सकता हूं, तो इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं हो सकता है। तीसरा है पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। हमको यह भी पता चल जाता है कि फ्यूचर के अंदर हम लोगों को टाइम पर पेमेंट या डिविडेंड पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट लोगों को टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सारी बातों के बारे में भी हमको पता लग जाता है। नेक्स्ट है, हमको हमारे बिजनेस का ट्रेंड पता चल जाता है। अब मान लो मैंने 2 ईयर्स के डेटा को कंपैरिजन किया, पहले प्रॉफिट था 10 लाख, अभी प्रॉफिट हो रहा है 12 लाख, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्योंकि उससे पिछले साल मेरा प्रॉफिट था मान लो 8 लाख। तो आप सोच के देखिए आप यहाँ पे क्या एनालिसिस करेंगे, पहले प्रॉफिट था 8 लाख, फिर हुआ 10 लाख, फिर हुआ 12 लाख, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हमारे बिजनेस के हमें
ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। तो ट्रेंड किसी की चीज के बारे में भी पता लगा सकते हो, प्रॉफिट के बारे में, सेल्स के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, किसी भी आइटम के बारे में आप अपने बिजनेस के ट्रेंड के बारे में पता लगा सकते हो, आइटम्स के बारे में और ओवरऑल बिजनेस के बारे में भी। इसी तरह से ही हमें मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की पता भी चल जाता है कि मैनेजमेंट कितनी कुशल है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉफिट हो रहे हैं, हम ढंग से काम कर रहे हैं, तो हमारी मैनेजमेंट क्या है, कुशल है। इसके बाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को भी मिल जाती है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन किसके काम आती है, मैनेजमेंट वालों के काम आती है। अब जब मैनेजमेंट इस डेटा को देखती है, सारी इंफॉर्मेशन को देखती है, तो मैनेजमेंट उसके ऊपर चिंतन करती है, मनन करती है और सीख लेती है कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि जो पास्ट था ना, जो बीत गया समय, वो तो बीत गया, और जो बीत गया उसके अंदर हम फंस के तो नहीं रह सकते, हमको उस बीत गए समय में से क्या होता है, सीखना होता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, उसमें से सीखती है और आगे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करती है। तो डेफिनेटली ये जो हम एनालिसिस रेडी करते हैं उससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, किसको, मैनेजमेंट को। अब आगे बात आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के क्या यूज हैं, कहां कहां पे इसकी उपयोग है। ये टॉपिक इसका है, उपयोग का है। उपयोग, पहली बात है कि हम डिविडेंड के डिसीजन ले पाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले पाते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फिर ये डिसीजन भी ले पाते हैं कि हम उधार लें ना लें, लोगों को उधार दें ना दें, ये डिसीजन भी आप ले पाते हो। फिर डिविडेंड, लोगों को लाभों में से हिस्सा दें या ना दें, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट तो होते हैं, अब प्रॉफिट में से हमको लोगों को हिस्सा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये डिसीजन भी आप बहुत अच्छे से ले पाते हो। फिर आप अपने बिजनेस के ट्रेंड का भी एस्टिमेशन लगा सकते हो। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी, प्रॉफिट हुआ 8 लाख, फिर हुआ अगले साल 10 लाख, फिर हुआ 12 लाख, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के ट्रेंड का एनालिसिस लगा सकते हो कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है। फिर काफी सारे डिसीजन मैनेजमेंट ने भी लेने होते हैं, तो मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है उन डिसीजंस को हम बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजंस। तो मैनेजरियल डिसीजन भी आप बहुत आसानी से ले पाते हैं, किसके बेस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के बेस पर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसका बेनिफिट कह लीजिए कि आपको बेनिफिट इसका कहां कहां मिलने वाला है। पहला बेनिफिट इसको मिलेगा मैनेजमेंट को लेने हैं फ्यूचर के डिसीजंस। दूसरा बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे अब कि हमको इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। क्रेडिटर्स को क्या फायदा है, अब क्रेडिटर्स ये डिसाइड करेंगे कि मैं इस कंपनी को या इस फर्म को और उधार दूं या ना दूं, ये फर्म मुझको टाइम पर पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसलिए क्रेडिटर्स को भी बेनिफिट मिलता है। फिर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आपसे टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आपसे अच्छी सर्विसेज चाहिए। गवर्नमेंट ये भी देखना चाहती है कि उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस में काफी सारा काम करती है, उसको ध्यान रखती है। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, फाइनेंशियल काफी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने कंपनीज को, फर्मों को लोन देना होता है, पैसा उधार पे देना होता है, तो उनके भी ये डेटा काम में आता ही है। इसी तरह से इंप्लॉइज को क्या चाहिए, इंप्लॉइज को चाहिए बोनस, इंप्लॉइज को चाहिए टाइम पर सैलरी। तो इंप्लॉइज इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के अंदर बहुत ध्यान रखती है, उनके लिए भी ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, इंप्लॉइज के लिए। फिर स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटीज होती हैं, कौन सी, स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटीज होती हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाती हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता ही है। अगला है टैक्सेशन अथॉरिटी, तो जो टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स लेने वाली अथॉरिटी होती है, तो उनके लिए भी बेनिफिट होता ही है, उनको भी एनालिसिस के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अगला है रिसर्च करने वाले काफी सारे लोग होते हैं, जो हमारी कंपनीज के ऊपर या हमारी कंपनी के डेटा के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उनको भी ये पता चल जाता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट आगे ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, कंपनी कहां पर बेनिफिट देने वाली है नहीं देने वाली है, तो वो लोग काफी डिफरेंट टाइप की रिसर्च करने में लगे रहते हैं। आगे है इंपॉर्टेंस किसके लिए, जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं
या कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं, तो इनको भी काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं। ये सारे डिसीजन किसके बेस पर लेते हैं? कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बेस पर। जब एनालिसिस हो जाता है तो इनको काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए, ये जो 10 नेम आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये 10 नेम क्या है? इंटरेस्टेड पार्टीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब बात आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने की क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन के अंदर जो पहला लिमिटेशन है वो है, पहला लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम रेडी कहां से करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम इन डेटा के बेस पर क्या रेडी करते हैं? एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो डेफिनेटली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब पहली लिमिटेशन के अंदर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर हमने यहां पर ही काम करने में गड़बड़ की है, अगर यहां पर भी हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, कोई धोखाधड़ी की है, विंडो ड्रेसिंग की है, गड़बड़ी की है, तो बताओ यहां पर आपका रिजल्ट सही प्रॉपर तरीके से आपका आ पाएगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी पहले से थी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप घर बना रहे हो, घर बनाते हुए अगर आपकी नींव ही कमजोर है, तो मकान बताओ सही खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर यहां पर लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट यहां पर आने ही वाला है। तो ये लिमिटेशन पहली है। सेकंड लिमिटेशन, विंडो ड्रेसिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए ऊपरी दिखावट करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। अब विंडो ड्रेसिंग का टॉपिक मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में बता चुका हूं। तो विंडो ड्रेसिंग अपने अगर हमने यहां पर की है, गड़बड़ी अगर हमने यहां पे किया, तो उसका प्रभाव यहां पर भी आने वाला है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शादी में जाना है, शादी में जाना है पर हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हमारे पास 1000 रुपए, फिर भी हमने क्या किया, 10,000 रुपए धक्के से किसी उधारे लिए। किस लिए? लोग दिखावा करने के लिए। तो लोग दिखावा करने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, ऊपरी दिखावट करते हैं। इसी तरह से अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, ऊपरी दिखावट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, सिर्फ दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए। तो यहां पर अगर हमने यहां पर गड़बड़ की है, तो उसकी लिमिटेशन यहां पे भी आने वाली है, सीमा यहां पे भी आने वाली है। आगे है, डोंट रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल। अब प्राइस के लेवल में चेंज होता रहता है। पहले जो 20 लाख रुपए वैल्यू थी, वो 20 लाख रुपए आज की टाइम पे भी 20 लाख ही है क्या? 5 साल पहले जो 5 लाख रुपए थे, वो वैल्यू 5 लाख रुपए आज भी है क्या? तो प्राइस लेवल में जो चेंज होते हैं ना, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो ये शो नहीं करता। फिर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। 2022 में मैंने कोई एक पॉलिसी बनाई, 2023 में मैंने अकाउंट्स को रेडी करने की कोई और पॉलिसी बना दी। अब मैं दोनों साल के डेटा को सोच के देखो, कंपैरिजन कर रहा हूं, तो रिजल्ट आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पॉलिसीज की चेंज होने की वजह से भी आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एनालिसिस जो डेटा है वो आपको सही रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसी तरह से पर्सनल बायस, बोले तो भेदभाव। कुछ लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, रिजल्ट गलत तरीके से दिखाते हैं, व्यक्तिगत निर्णय लगा देते हैं, पर्सनल बातें फिक्स कर देते हैं। तो जब वो पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उन लोगों की रेडी की गई रिपोर्ट भी गलत होगी। अब गलत रिपोर्टों के बेस पर हम ये काम कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। आगे है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। अकाउंट्स की अंदर भी हमने एक लिमिटेशन स्टडी की थी। अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन ये भी थी, भाई ठीक है हम अकाउंट्स रेडी कर रहे हैं, पर क्या अकाउंट्स के बेस पर हम फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं? नहीं लगा पा सकते। तो यहां पर वही लिमिटेशन यहां पे भी आ गई है कि भविष्यवाणी करने में डिफिकल्टी है। फिर अकाउंटिंग के अंदर जब हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे, वहां पे भी एक टॉपिक आया था, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस यहां पर क्या होता है, मिसिंग होता है। गुणवत्ता के बारे में बात नहीं की जाती। हम डेटा पे तो काम करते हैं, आंकड़ों पे तो काम करते हैं, पर हम क्या करते हैं, क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करते। तो यहां पर लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम नहीं कर पाते। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। ये टूल्स अगर मैं देखूं तो ये टूल्स के बारे में आप पहले से जानते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट,
ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ये छोटे छोटे टॉपिक है, कभी भी एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का इसमें से ये टूल है या नहीं है, या इसमें से कोई गलत नेम दे दिया, गलत नाम दे दिया, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड का यूज करना है और आंसर आपको अच्छे से देना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग के अंदर हमारी जो फाइनेंशियल एनालिसिस के जो टूल्स हैं, ये हम 7-8 टूल्स के ऊपर काम करते हैं।